सभी को नमस्कार। आज का शीर्षक आधुनिक काल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आधुनिक काल, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि ये जो शीर्षक है और इससे संबंधित जो विषय वस्तु है वह बीए द्वितीय वर्ष के मेजर प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी गद्य की प्रथम इकाई में यह कंटेंट, यह सामग्री आपको विषय वस्तु के अनुसार मिलेगी। और प्रथम इकाई में जो मेजर फर्स्ट हिंदी गद्य से है उसमें आधुनिक काल को समाहित किया गया है। आप आधुनिक काल से संबंधित जो प्रश्न हैं वे यहाँ से बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आधुनिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो धार्मिक सुधार या सामाजिक सुधार हुए उन सभी बिंदुओं पर क्रमशः चर्चा करूँगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो भी पसंद आएगी। इसमें क्रमबद्ध रूप से मैं समझाता हुआ चलूँगा और चूँकि यह एक रिटर्न के रूप में आपको मिलेगा तो आपको समझने के साथ साथ पढ़ने का अवसर भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आधुनिक काल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। देखिए, सबसे पहले जान लें कि आधुनिक काल किस समय के काल को कहा गया है। हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल का आरंभ है वह 1857 में माना जाता है कि 1857 में इसका आरंभ माना गया है। और यह जो काल है उसमें विभिन्न जो स्थितियां हैं, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक, सांस्कृतिक, जो भी परिस्थितियां हैं और उनके जो संपर्क हैं उनके समन्वय से जो परिणाम सामने आया वह आधुनिक काल कहलाया। तो हम इन स्थितियों के अनुसार विवेचना करेंगे कि आधुनिक काल की उस समय क्या सामाजिक स्थिति रही। चूँकि यह 1857 से प्रारंभ है तो 1857 वह काल है जब मुग़ल सल्तनत का अंत हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर आधिपत्य स्थापित कर चुकी थी। यानी 1857 का जो प्रथम भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था उस संग्राम ने ब्रिटिश शासन की जब जड़ें हिला रखी थी, जिससे जो स्वाधीनता का मार्ग था वह खुल गया था। तो उस समय से लेकर और उस समय क्या सामाजिक परिस्थितियां रही होंगी इन सब पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले राजनीतिक स्थिति जान लेते हैं। मुग़ल सल्तनत का आरंभ, माफ़ कीजिए, मुग़ल सल्तनत का अंत हो गया था। जब राजनीतिक स्थिति जान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 1857 में जो आरंभ माना गया और उस समय तक मुग़ल काल ख़त्म हो चुका था। चूँकि यह लड़ाई अंग्रेज़ों से चल रही थी तो इस समय तक मुग़ल सल्तनत का अंत हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता से बढ़कर धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी थीं, जिससे पूरे स्वाधीनता का मार्ग खुल गया था, पर मंजिल अभी दूर थी।
देखिए, स्वतंत्रता का जो संग्राम 1857 हुआ, उससे निश्चित तौर पर ब्रिटिश शासन को यह आभास हो गया था कि अब भारत की आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है। वह पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लालायित है। इससे उन्हें अपनी जड़ें हिलती हुई नजर आईं और उन्हें मालूम था कि अब हमें भारत को आज़ाद करना होगा। किंतु इतनी आसानी से कहाँ। इसी संबंध में ये जो पंक्ति लिखी है, वाक्य लिखा हुआ है कि मंजिल अभी दूर थी, इससे इतना अवश्य हो गया था कि जो 1857 का संग्राम था, क्रांति थी, उसकी जागृति का शंखनाद कर गया। अनेक समाज सुधार संगठनों ने समूचे भारत में राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाने के उपक्रम प्रारंभ कर दिए थे। मतलब जो सामाजिक संगठन थे, उन्होंने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास किया और इस प्रकार भारतीय जागरण और क्रांति के गुंजार ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। इधर भारतीयों ने भी नए संदर्भ में नए सिरे से अपने राष्ट्र की समस्याओं के विषय में साहित्य के माध्यम से सोचना प्रारंभ किया। इस प्रकार पहली बार साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से जुड़ सका। यह प्रक्रिया भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में प्रारंभ हुई। नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की खोज कर रहा था। ब्रज भाषा इसके लिए उपयुक्त न थी, इसलिए आधुनिक चेतना के फलस्वरूप खड़ी बोली गद्य को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया। देखिए, यहाँ पर एक बात है कि ब्रिटिश शासन को जब ऐसा लगा कि अब भारत की आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है और भारतीय जनता जागृत हो रही है, वहाँ के जो सामाजिक संस्थान हैं, जो उनके जो सामाजिक सुधार संगठन हैं, उन संगठनों ने अब भारत में जागरण की अलख जगा दी है, भारतीयों को जगाना प्रारंभ कर दिया है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी शासन करने की नीतियों में परिवर्तन करना शुरू कर दिए। फिर वह परिवर्तन चाहे आर्थिक आधार पर रहे हों, शैक्षणिक आधार पर रहे हों या प्रशासनिक नीतियों में रहे हों, उन्होंने वह परिवर्तन इसलिए किए ताकि वहाँ की जनता को थोड़ा गुमराह किया जा सके कि वे एक अच्छे शासक बनकर दिखाएंगे। लेकिन यहीं उन भारतीय जो संगठन थे, उन्होंने साहित्य के माध्यम से, कुछ साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से जो भारतीय जनता थी उनमें सोच को बढ़ाने का कार्य किया और साहित्य के अनुसार उन्होंने सुख दुख से जोड़कर सभी समस्याओं को सामने रखना प्रारंभ किया। अब इससे हुआ यह कि व्यक्ति को अपने संबंध में सोचने का समय मिल गया और उन्होंने यह भी सोचना प्रारंभ किया कि किस प्रकार हमारे पास ये जो हम पर जो नीतियां लागू की जा रही हैं, चाहे वे आर्थिक हों या शैक्षणिक हों, क्या वे सही हैं। तो ये सब साहित्य के माध्यम से हो सका, वह समाचार पत्र के माध्यम से रहा हो या काव्य के माध्यम से या गद्य के माध्यम से। और यह 1857 के पश्चात की बात है। तो ये जो भारतेंदु के युग का दौर था, भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय गद्य लेखन में
काफ़ी आगे थे। इसीलिए जो आधुनिक काल है उसे भारतेंदु युग को उसका जनक कहा जाता है। उस समय जो भाषा थी वह खड़ी बोली को लिया गया। खड़ी बोली के माध्यम से जन जागरण किया गया। खड़ी बोली उस समय अधिक से अधिक प्रयोग में लाई जा रही थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता उसके संपर्क में थी। तो इसलिए ब्रज भाषा इसके लिए उपयुक्त न होकर खड़ी बोली को अपनाया गया। आर्थिक व्यवस्था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था से पूर्व ग्रामों में राम राज्य का स्वप्न दिखाई देता था। एक राजा या सम्राट का पतन होता था तो दूसरे राजा का साम्राज्य आता था, परंतु ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था इससे प्रभावित नहीं होती थी। अंग्रेजी शासन काल में यह व्यवस्था बदल गई। उन्होंने लघु उद्योगों को नष्ट कर दिया, भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेजना प्रारंभ कर दिया और वहां से तैयार सामग्री कई गुना अधिक मूल्य वाली बनाकर भारत में बेची जाने लगी। इस प्रकार जनता दोहरे शोषण तंत्र में पिसने लगी। देखिए, किसी भी देश में जब आर्थिक व्यवस्था ठीक न हो तो वहाँ की जनता को कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। महंगाई का दौर देखना पड़ेगा और अंग्रेज़ों ने यह बात अच्छी तरह से वे जानते थे कि यहाँ यदि हम आर्थिक रूप से इन्हें ध्वस्त कर दें तो हमारा साम्राज्य अधिक समय तक चलेगा। क्यों? क्योंकि वे इस पर डिपेंड हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। तो जो ब्रिटिश शासन थे उन्होंने देखा कि गाँव में राम राज्य का स्वप्न जो लोग देखते रहे, उस समय एक राजा होता था और अगर उसका पतन हो भी जाए तो दूसरा सम्राट आ जाता था। ऐसे में किसी भी ग्रामीण पर आर्थिक रूप से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में यह व्यवस्था इसलिए बदल गई क्योंकि जब एक राजा के मरने के बाद दूसरा राजा आ भी जाए तब भी संपत्ति तो वहीं की वहीं थी, जिससे ग्रामीणों के पास यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब यह संपत्ति दूसरे देश जाएगी तो वह नुकसान अवश्य हो जाएगा, क्योंकि केवल यहाँ से गई और जब आती थी तो हमें दोहरा दाम देना पड़ता था उसका। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो कच्चा माल था वो ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। कच्चा माल सस्ते में गया और वहाँ से जो बनकर आती थी सामग्री उसे दुगने दाम में यहाँ बेचना प्रारंभ कर दिया, जिससे वह महंगी हो गई और जो भारतीय मुद्रा थी वो अधिक से अधिक रूप में ब्रिटेन जाने लगी। तो एक ओर तो अंग्रेज शासन की शोषणकारी जो नीति थी और दूसरी ओर पूंजीपति सेठ साहूकार राजे महाराजे जनता का खुलेआम शोषण कर रहे थे। देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। ऐसी स्थिति को देश के प्रबुद्ध नागरिकों ने भलीभांति समझ लिया था और इसके विरोध में साहित्य में भी वे लिखने लगे, अपने स्वर मुखर करने लगे। आर्थिक और शोषणपरक व्यवस्था के लिए विरोध में प्रखर स्वर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के काल में गद्य साहित्य के उदय के साथ मुखरित हुए। उन्होंने भारत दुर्दशा, अंधे नगरी आदि नाटक लिखकर आर्थिक शोषण के विरुद्ध सशक्त आवाज़ उठाई। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का उदय हुआ, क्योंकि आधुनिकता की अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की आवश्यकता थी। खड़ी बोली गद्य के रूप में विकसित
हो गई। अब देखते हैं सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश क्या है? अंग्रेजी शासनकाल का प्रभाव सामाजिक परिवेश पर। जो अंग्रेजी शासनकाल का प्रभाव आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ा। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव स्वरूप समाज में कुछ विघटन अवश्य हुआ। सामाजिक स्तर की दृष्टि से ब्रिटेनवासी भारत से पर्याप्त आगे थे। उनके प्रभाव के कारण देश के संयुक्त परिवार की व्यवस्था विघटित होने लगी और सामाजिक ढांचा आधुनिकता की झोंक में सीमित होता गया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज, धर्म, शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता आदि को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। आधुनिक चेतना का प्रभाव सभी जगह दिखाई देने लगा था। यदि हम इस आधुनिक चेतना को देखना चाहें तो हमें निम्न बिंदुओं के माध्यम से इसको देखना होगा। आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार और आधुनिक चेतना किस प्रकार से देख सकते हैं? देखिए, सामाजिक सुधार की बात करें या जो धार्मिक सुधार की बात करें या जो आधुनिक चेतना है उसके संबंध में बात करें तो हम निम्न बिंदुओं के आधार पर इसे समझेंगे। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ब्रिटिश शासन की व्यवस्था के बाद भारत में ईसाई पादरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया। अंग्रेज सरकार ने भी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। परिणाम था जो पादरी वर्ग थे उन्होंने भारतीय धर्मों का मजाक उड़ाया और भारतवर्ष में ईसाई धर्म की खुलकर प्रशंसा की और जोर शोर से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। जब हिंदू विद्वानों की आंखें खुली तो उन्होंने अपने धर्म के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और उसमें सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आर्य समाज की स्थापना इसी का परिणाम है, जिसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। देखिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो ब्रिटिश शासन है उसने इसलिए भी किया, उन्हें मालूम था कि यदि यह आएगा तो जो भारतीय धर्म है वे कहीं ना कहीं धीरे धीरे पिछड़ जाएंगे और उनके धर्म में कुछ तार्किक बातें थीं और यहाँ पर आडंबर ज़्यादा था। तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाकर ईसाई धर्म को खुलकर प्रशंसा की और उन्हें भारतीय धर्मों को मजाक उड़ाया। जब हिंदू विद्वानों की आंखें खुली तो उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखने के लिए उसमें कुछ सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जब उसमें सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया तो ऐसे में आर्य समाज की स्थापना इसका परिणाम बनकर सामने आई और जो आर्य समाज की स्थापना है उसके संस्थापक दयानंद सरस्वती जी बने। आधुनिक काल में जो पाश्चात्य शिक्षा थी उस पाश्चात्य शिक्षा से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, चलिए देखते हैं। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब भारतीयों ने
पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया तब वे पश्चिम के स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इस प्रकार अंग्रेजी साहित्य ने भारतीयों को नई प्रेरणा प्रदान की। देखिए, जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने 1935 में एक शिक्षा का जो माध्यम था अंग्रेजी, उसको स्वीकार करने का सुझाव दिया। अब जब अंग्रेजी भाषा को शिक्षा में स्वीकार कर लिया गया तो उसके साहित्य को भी समाहित करना पड़ा। साहित्य जब आया तो जब यहाँ के विद्यार्थियों ने उसका अध्ययन किया तो अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने यह देखा कि पश्चिम में किस प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र और राष्ट्रीयता के विचार पाए गए। उन विचारों से यहाँ की जो विद्यार्थी थे, यहाँ का जो जिन्होंने वहाँ पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया, उनसे प्रभावित हुए। इस प्रकार जो अंग्रेजी साहित्य है उसने भारतीयों को नई प्रेरणा भी दी। अब देखते हैं भारत का विदेशों से संपर्क किस प्रकार है। अंग्रेजों के शासनकाल में यातायात के साधनों का पूर्ण विकास हो चुका था। जहां भारतीय अभी भी पैदल या बैलगाड़ी की बात करते थे, वहां अंग्रेजों के शासनकाल में यातायात के साधनों का पूर्ण विकास हो चुका था। इसलिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीय चीन, जापान, फ्रांस और अमेरिका आदि देशों में भ्रमण के लिए जाने लगे। विदेशों के संपर्क में आने से भारतीयों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उन्होंने अपने विचारों का जनसाधारण में प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार पुनर्जागरण के लिए वातावरण तैयार हो गया। भारतीय समाचार पत्र और साहित्य, इनकी जो आधुनिक काल है उसमें क्या भूमिका रही है। भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य ने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण 1857 के दौर को कहा जाता है, जहां भारतेंदु युग प्रारंभ हुआ। भारतवर्ष में मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, यानी मुद्रण या मुद्रा को चलाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। उन्होंने सन 1550 में 2 मुद्रण यंत्र मंगवाकर धार्मिक पुस्तकें छापनी प्रारंभ की। माफ कीजिए, यहाँ मुद्रण यंत्र से तात्पर्य प्रिंटिंग प्रेस से है। 1550 में की मंगवाकर धार्मिक पुस्तकें छापना प्रारंभ की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1674 में मुंबई में मुद्रण कार्य यानी प्रिंट छापने का कार्य आरंभ किया। 18वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता, हुगली, मुंबई आदि स्थानों पर छापेखाने स्थापित किए गए। मुद्रणालय का आविष्कार हो जाने से ऐसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि छपने लगीं जिनमें न केवल अंग्रेज सरकार के अत्याचारपूर्ण कार्यों का उल्लेख होता था, बल्कि भारतीय राष्ट्रवादियों के विचार भी प्रकाशित किए जाते थे। इससे भारतवर्ष में राष्ट्रवादी भावों का संचार बहुत तेजी के साथ फैलना प्रारंभ हो गया। इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस का वरदान अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय शायद ही ऐसा कोई साहित्यकार हो जिसका संबंध किसी न किसी पत्र पत्रिका से न रहा हो।
यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय ज़्यादातर या कहें सभी साहित्यकार किसी न किसी पत्र पत्रिका से संबंधित थे। वे किसी न किसी पत्रिका में लिखते थे। इन पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशन के साथ साथ सामाजिक बुराइयों एवं कुप्रथाओं पर भी प्रकाश डाला जाता था। ये पत्र पत्रिकाएं एक ओर जनतांत्रिक भावनाओं का पोषण कर रही थीं, तो दूसरी ओर समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करती हुई राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही थी। आधुनिक युग का साहित्यिक मुद्रण कला के कारण अपने रूप रंग, अभिव्यंजना, प्रभाव, अवंती आदि के क्षेत्र में मध्यकालीन साहित्य से पृथक एवं स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान हो गया। साहित्य और कला संबंधी वादों, आंदोलनों आदि को रूपायित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीयों को प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान। अंग्रेजी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करके अंग्रेजी में अनुवाद किया। जैसे विल्किंसन ने सन 1785 में गीता का और सन 1790 में जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजों द्वारा संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन दिए जाने से संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार हुआ। पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करने के पश्चात यह बताया कि ये ग्रंथ संसार की सभ्यता की अमूल्य निधियां हैं। पश्चिम विद्वानों ने प्राचीन भारतीय कला कृतियों की खोज करने के बाद यह मत व्यक्त किया था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व की प्राचीन और श्रेष्ठ संस्कृति है। इससे विश्व के समक्ष प्राचीन भारतीय गौरव उपस्थित हुआ। भारतीयों को जब इस तथ्य का पता चला तब उनके मन की आत्महीनता के स्थान पर आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत हो गईं और उन्होंने उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। आधुनिक काल में भारतीय जनता पर पाश्चात्य संस्कृति का क्या प्रभाव रहा, आइए देखते हैं। भारत में पश्चिमी सभ्यता के प्रसार ने भारतीय पुनर्जागरण में प्रमुख रूप से भूमिका निभाई। भारत में जो पश्चिमी सभ्यता थी उसके प्रचार प्रसार ने भारतीय पुनर्जागरण काल में जो प्रमुख रूप से भूमिका निभाई भारतीयों को जगाने का। जब भारतीय संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आई तो वह उसकी बुद्धिवादी विचारधारा और तर्क प्रणाली से बहुत अधिक प्रभावित हुई। देखिए, जो भारतीय संस्कृति थी या है वह जो पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आई और तब उन्होंने देखा कि उनकी बुद्धिवादी विचारधारा और तर्क प्रणाली से हम एक दूसरे से कितने भिन्न हैं और उनकी जो यानी पाश्चात्य सभ्यता जो थी उनकी जो बुद्धिवादी विचारधारा और तर्क प्रणाली है उससे भारतीय प्रभावित हुए।
भारतीयों ने परंपराओं और आडंबरों और अंधविश्वासों के आधार पर जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रथाओं को मानने से इनकार कर दिया तथा सभी का तर्क व बुद्धि के आधार पर परीक्षण करना प्रारंभ कर दिया। अतः वे तर्क के आधार पर किसी बात को स्वीकार करते थे, जिससे भारतीयों के जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने की भावना जागृत हुई। यातायात के साधनों का विकास। आधुनिक युग की संरचना में यातायात का विशेष महत्व है। 19वीं शताब्दी से पूर्व भारतवर्ष में बैलगाड़ियों से यात्राएं तथा ऊंटों के माध्यम से माल का एक शहर से दूसरे शहर के लिए निर्यात एवं डाक वितरण चल रहा था। यानी 19वीं शताब्दी के पहले की बात है, जब भारत में बैलगाड़ियों की यात्राएं होती थी या ऊंटों के माध्यम से माल एक शहर से दूसरी ओर ले जाया जाता था या डाक ले जाई जाती थी। और 19वीं शताब्दी में बसें, कारें, ट्रक, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, स्टीमर आदि जो चलने लगे थे। परिणाम स्वरूप न केवल व्यापारिक सामग्री बल्कि पत्र पत्रिकाओं और प्रचार माध्यमों के आवागमन की सुविधा भी हो गई, जो देश की जनजागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकी। यदि हम ये सारा विवेचन देख भी लें तो इससे यह तो स्पष्ट है कि जो आधुनिक काल है उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या यातायात के साधनों के विकास और प्रेस व जो जनमत है उसकी भूमिका से भारतीय जो जनता है वो पूरी तरह से प्रभावित थी। भारतीयों के जो जीवन के सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन होने लगे। भारतवर्ष में आधुनिक चेतना की लहर इसी कारण आ सकी। आधुनिक काल के काव्य में न केवल एक यथार्थवादी, भौतिकवादी दृष्टिकोण विकास दिखाई देता है, बल्कि गद्य साहित्य के जो प्रादुर्भाव हैं, जो विभिन्न रूपों में विकास के कारण हिंदी साहित्य हमारे ऐहिक और यथार्थ जीवन का पूर्ण रूप में वास्तविक प्रतिबिंब बन गया।